हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, बिकॉज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक मैग्नेटिज्म। अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तीनों लेक्चर में, उस सारा कॉन्सेप्ट आज का एप्लीकेशन करने वाले हैं। बिकॉज कॉन्सेप्ट को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो प्रीवियस ईयर के। अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो हम क्या करने वाले हैं वीडियो के अंदर, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम जेईई मेंस के क्वेश्चन लेंगे और जैसे जैसे हमारा वीडियो बढ़ेगा हम जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन लास्ट में एंडिंग तक लेने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चंस आए उसको पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद ही उसको रिज्यूम करके उसको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो इसी प्रोसीजर के साथ आपको पूरा लेक्चर फॉलो करना है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड, जस्ट 2 मिनट का हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अगर आपको आता है तो आप स्किप भी कर सकते हो, छोटा सा रिवीजन हम लेते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे हमारे पास इस तरह का करंट अगर दिया हमको डायरेक्शन और हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होता था, तो हम रखते थे थंब को करंट के डायरेक्शन में, और जहाँ भी हमारा फिंगर पॉइंट करता था वो था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर इस तरफ निकलेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड है, और यहाँ पर देखो थंब यहाँ पर करंट की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड है। राइट हैंड यूज़ करना है, बात ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड दी हो उसके अंदर मूविंग चार्ज हो, जैसे हमारे पास सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनसाइड है, ठीक है, और उसके अंदर अगर मूविंग चार्ज जिसकी वेलोसिटी v हो, चार्ज q हो, मास m हो, तो इसके भी ऊपर से हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालते थे। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरह निकालते थे हम, v क्रॉस b करते थे, है ना। हमारा फॉर्मूला क्या था, f का फॉर्मूला था q इंटू v क्रॉस b, ठीक। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालते थे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते थे, v क्रॉस b, v से लेके b तक, देखो v से लेके b तक मूव कर रहा हूँ, v से लेके b तक, तो थंब जहाँ पॉइंट करेगा वो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है। तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन इसमें क्या आ रहा है, ऊपर। और फॉर एग्जांपल यही चार्ज अगर नेगेटिव होता इलेक्ट्रॉन, तो हम जो फोर्स का डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देते। फोर्स का जो है वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं हम उसको, और उसका मैग्नीट्यूड जो था वो था QVB sin थीटा। अब इसके हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे। जब थीटा की वैल्यू 0 होती थी इसके अंदर, तो चार्ज जो था वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता था, मीन्स वेलोसिटी और जो है मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है उस तरह से। तो चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता था, और चार्ज जिस तरह से मोशन कर रहा था उसी तरह से मोशन में स्ट्रेट लाइन मूव करता था। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती थी तो चार्ज क्या करता था, सर्कुलर मोशन, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड इस तरह से हो फॉर एग्जांपल, और इस तरह से वेलोसिटी हो, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड और वेलोसिटी है इस तरफ। तो इसमें जो हमारा क्या बोलते थे, इसमें हमारा जो फोर्स आता था वो सर्कुलर मोशन कराता था। क्या कराता था, सर्कुलर मोशन, बिकॉज फोर्स लगता था ऊपर की तरफ लगता था, सर्कुलर मोशन हमेशा परपेंडिकुलर होता था वेलोसिटी के। तो वही मैग्नेटिक फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स से कंपेयर करते थे, और इसके ऊपर से हमने जो क्या बोला था, इसके ऊपर से हमने जो निकाला था फॉर्मूला, वो हमारा फॉर्मूला आ गया था रेडियस का, ठीक है। हम क्या करते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स को कंपेयर करते थे मैग्नेटिक फोर्स के। तो इसके ऊपर से हमारा रेडियस का जो फॉर्मूला आता था R इक्वल टू आता था mv/qb, है ना। R इक्वल टू आता था mv/qb। टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला निकाला था तो आता था 2/m/qb। ये टाइम पीरियड की खास बात ये थी, ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कितनी भी वेलोसिटी से मूव करे लेकिन टाइम पीरियड उसका सेम ही रहेगा, मतलब उसको पहुँचने की जगह वो सेम रहेगा, ठीक है। अब रेडियस के हमने डिफरेंट फार्मूला देखे थे। हमने बताया था जब वेलोसिटी गिवन हो तब ये फॉर्मूला यूज़ करो, जब मोमेंटम गिवन हो तो R इक्वल टू mv की जगह P लिख दो, P/qb, तब ये फॉर्मूला यूज़ करो। जब काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी, तब हम क्या करते थे, मोमेंटम की जगह पर काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म सब्स्टिट्यूट करते थे, 2mke/qb, है ना। P इक्वल टू √2mkb आता था ना। और फॉर एग्जांपल अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो V,
वी दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूँ मैं। और ये जो वी था ये वेलोसिटी वाला वी था। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो तो हम फॉर्मूला यूज करते थे 2m QV अपॉन नीचे था QB। तो कंपैरिजन के लिए हम डिफरेंट ये सारे फॉर्मूले जो है रेडियस के हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले क्या है, रेडियस के फॉर्मूले हैं। R इक्वल टू, ओके, मीन्स कौन सा टर्म गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, वो मैं दिखा रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला ये हो जाता है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला उसका उल्टा हो जाता था, QB अपॉन 2/m, ओके। और फोर्स का वेक्टर फॉर्म में ये था, V क्रॉस B करके हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जब पर्टिकुलर कोई एंगल पर हो, जब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों पर्टिकुलर कोई एंगल पर हो, थीटा एंगल पर, तब जो मोशन होता था वो हेलिकल मोशन होता था, है ना, हेलिकल मोशन होता था तब। इसको यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा सा, ओके। तो पर्टिकुलर कोई एंगल पर हो, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, सिंपल सा। देखो V और ये B दोनों पर्टिकुलर कोई एंगल पर हो, थीटा एंगल पर, तो यहाँ पर क्या मोशन होता था, हेलिकल मोशन, ठीक है। मतलब चार्ज जो है आगे भी मूव कर रहा था और जो है इस तरह से सर्कुलर मोशन भी कर रहा था। मतलब जो परपेंडिकुलर फोर्स था, V परपेंडिकुलर जो फोर्स था वो सर्कुलर मोशन कराता था, और V पैरेलल वाला जो फोर्स था वो चार्ज को आगे बढ़ाता था। तो यहाँ पर इस समय हमारे रेडियस की फॉर्मूला हो जाती थी mv परपेंडिकुलर अपॉन QB, जिसको हम लिखते थे mv साइन थीटा अपॉन QB, ओके। और यहाँ पर हमने पिच डिफाइन किया था। पिच क्या होता है, दो सर्कुलर मोशन के बीच में जो डिस्टेंस होता था पिच, उसको हमने पिच डिफाइन किया था। पिच का फॉर्मूला होता था V पैरेलल इंटू टाइम t। तो इससे हमने V पैरेलल निकाला था, जो कि आता था V कॉस थीटा। V पैरेलल किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ठीक है। तो V कॉस थीटा इंटू टाइम t किया आता था 2πm/QB। तो इससे हमने पिच का फॉर्मूला निकाला था। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉरेंस फोर्स के बारे में। लॉरेंस फोर्स क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाए तो हम टॉपिक पढ़ते थे लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, इसके अंदर भी हम डिफरेंट केसेस देखे थे, QV प्लस Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। वेक्टर टर्म में इसका ये फॉर्मूला था। तो हम देखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो तो किस तरह से मोशन करता था। हमने भी उसके डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे कब वो। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था वो क्या था कि जब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है वेलोसिटी तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते थे, तब यहाँ पर हम डिफरेंट केसेस देखते थे। तो यहाँ पर देखो ये वेलोसिटी था, तब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आता था इस तरह से, मैग्नेटिक फोर्स, नीचे था इलेक्ट्रिक फोर्स। तब हमने देखा था कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तब स्ट्रेट लाइन मोशन होता था। जब हम लिखते थे Fm इक्वल टू Fe, तब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करता था। और जब Fm की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, मीन्स ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो पार्टिकल इस तरह से अपवर्ड पैराबोला बनाता था Fm ग्रेटर देन Fe में, मीन्स ये Fm ग्रेटर देन Fe में, Fm इक्वल टू Fe में। और जब पार्टिकल की Fm की वैल्यू लेस देन Fe हो जाए, मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स डोमिनेट कर जाए, तो पार्टिकल इस तरह से डाउनवर्ड पैराबोला बनाता था। और भी इसके डिफरेंट केसेस है, लेकिन सब कुछ डिस्कस करने जाएंगे तो टाइम हो जाएगा। अगर आपको ये सब नहीं आता तो आप लेक्चर देखकर फिर ही ये रैपिड फायर राउंड अटेम्प्ट करें, ठीक है। इतना था हमारा बेसिक सा डिस्कशन। तो अब हम शुरू करते हैं अपना जो है रैपिड फायर राउंड। सो पहले हम जेईई मेंस के क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल। आप लोग अपना बुक पेन लेके सब रेडी हो जाओ। होप सो आपको ये रिवीजन और काम का लगा होगा। तब हम शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड। तो देख लो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो अब क्या करो, इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। ये जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में जितने क्वेश्चन होंगे वो जेईई मेंस लेवल के होंगे। तो देख लेते एक बार कैमरा ऑन है कि नहीं। ओके, कैमरा ऑन है। तो हम शुरू करते हैं। देखो, अ पार्टिकल हैविंग अ सेम चार्ज एज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पार्टिकल का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है E, ओके।
इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, हमको रेडियस दिया गया है और हमको दिया गया है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। ओके, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन में से देखो, बिकॉज जो है आपको सॉल्व करने में इजी पड़े वो। उसके बाद क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया गया है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस इन अ मेक्स इट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के अंदर एक ना एक ऐसा कीवर्ड होता है जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट मीटर मेक्स इट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मास ऑफ द पार्टिकल इज, मतलब समझो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी हमको दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और पार्टिकल में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है ना। पार्टिकल की क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर पार्टिकल को ऐसा मतलब सेट हो रहा है मोशन कि पार्टिकल जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, हमारा लॉरेंस फोर्स वाला केस है, जिसके अंदर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती थी, तब पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन मोशन करता था। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती थी तो पार्टिकल इस तरह से मोशन करता था, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती थी तो पार्टिकल नीचे चला जाता था। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो जाता था। तो ये हमारा केस कौन सा है, Fm इक्वल टू Fe। और ये हमारा केस कौन सा है, जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तभी ये केस पॉसिबल हो पाता था। तो इसमें सिंपल हमको क्या करना है, हमको करना है Fm इक्वल टू Fe, यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, ये हमने क्वेश्चन से देख के निकाला है। तो Fm की वैल्यू क्या आती थी, QVB साइन थीटा, लेकिन बिकॉज सबके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 हो जाता है 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, Q इंटू ई, तो यहाँ से Q इंटू क्यू कैंसिल, तो यहाँ से V की वैल्यू आती है E अपॉन B। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमको रेडियस वो सब की वैल्यू भी दी है, तो यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, R इक्वल टू MV अपॉन QB। अब देखो इसमें हमारे पास कौन सा टर्म नहीं है, देखो हमारे पास V है, B है और E भी है और B भी है, मतलब हमारे पास कौन सा नहीं है, हमारे पास कौन सा टर्म नहीं है इसके अंदर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है हमारे पास, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर वैल्यू, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास हमारे पास देखो चार्ज दिया है हमको, पार्टिकल हैविंग अ सेम चार्जेस इलेक्ट्रॉन, हमको मास फाइंड करना है। ठीक है, हमको ये मास की वैल्यू फाइंड करना है, तो लिखूंगा मैं M इक्वल टू R इंटू क्यू बी अपॉन वी, है ना, R इंटू क्यू बी अपॉन वी। अब हमको B और E की वैल्यू दोनों दी है और वेलोसिटी वैल्यू दी है। अच्छा, हमको V की वैल्यू नहीं दी है यहाँ पर, तो ये V की वैल्यू हटा देता हूँ यहाँ से, हमको B और E की वैल्यू दी है, तो हम V की जगह पर ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा M इंटू, तो हो जाएगा Q R B अपॉन V की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं E अपॉन B, तो ऊपर B स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो मास की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर चार्ज जो है, चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। रेडियस की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दी है हमको, 0.5 टेस्ला, लेकिन इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 2 बार लिखेंगे बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर स्क्वायर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दी है, 100 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना है सिंपल तरीके से, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। देखो पहले हम पावर्स वाले टर्म सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 19 और 21, और यहाँ पर ये जो पॉइंट वाले हैं ना, इसको भी हम एक एक ले लेते हैं, तो 21, 22, 23, 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻24। और बच क्या रहा है यहाँ पर, 5 5 25, 125 और इंटू 0.6, तो 1.6 इंटू 125 अपॉन 100, यही बच रहा है ना। देख लो, कुछ सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ मैंने क्या किया पहले, देखो 10⁻⁹ हम 21 हो गया और ये सब को पॉइंट मैंने हटा दिया, तो 10 10 10, तो 3 बार हो गया, तो -24 हो गया वो, -3, तो बचा क्या यहाँ पर 5 5 25, 125 और यहाँ पर 1.6, तो देखो कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 25 5 जा
4 जा 0.4 जा, तो यहाँ पर ये मेरी वैल्यू आ रही है। और 0.4 इंटू 5 क्या होता है 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻24 हमारा आंसर आ गया, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। आंसर हमारा किस में आया है, केजी में। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। हमको इसमें मार्क्स पूछा था, तो हमने इस तरह से उसको निकाल लिया। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही था कि FM इक्वल टू FE होना चाहिए था। ओके, तो इसको मैं रफ करता हूँ। अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोटॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हमको दी है, क्या दी है हमको, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या दिया है हमको, मूव्स इन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इट गेट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। हमको एक्सेलरेशन भी दिया है, कितना दिया है, 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। ओके, विथ एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। हमको बी की वैल्यू पूछिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन के दिया, मास भी दिया, ये सब भी दिया है। तो किससे हम कंपेयर करेंगे, हम सीधा जो है देखो, प्रोटॉन विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब साउथ से लेकिन नॉर्थ तक इस तरह सपोज मूव कर रहा है वो। ठीक है, मान लो उसकी वेलोसिटी जो भी हो, चलो इसका एक्सेलरेशन दिया है हमको। विद एन गेट्स एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो यहाँ पर सिंपली वही केस बनने वाला है हमारा कि जो एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, तो हम करेंगे m इंटू ए इक्वल टू q इंटू वी इंटू बी। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला को हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, तो हमारा जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है qvb/m। लेकिन यहाँ पर हमको वेलोसिटी का टर्म दिया नहीं, हमको यहाँ पर दिया है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर वेलोसिटी की जगह पर हमको काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखो क्या करता हूँ मैं, तो काइनेटिक एनर्जी दी है, तो इसको फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ mv²। देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली टर्म वहाँ पर दिया नहीं, इसलिए हम वेलोसिटी की वैल्यू वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो, तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म क्या हो जाएगा, 2k/m अंडर रूट ऑफ, ये मेरी हो जाएगी v की वैल्यू। यही v की वैल्यू हमको वहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, और दूसरी बात, तो अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं हम a इक्वल टू क्यू इंटू वी की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट के 2k/m, और बाहर है b और यहाँ पर बाहर है m। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आ रही है। अब देखो जो चार्ज है, बिकॉज ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻6। ठीक है, और इंटू जो बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो हमको उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, हमको दिया गया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको हमको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो उसको अभी लिए उसको मैं ई रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चार्ज हमारा ई है बाई m अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्या है मेरा 10⁻6 इंटू ई। अच्छा, मैंने ई इसलिए रखा है क्योंकि मेरे को वैल्यू बार बार लिखना ना पड़े, अभी मैंने ई रखा है दोनों जगह पर। बाई m नीचे आ रहा है और बाहर है मेरा b। अब देखो यहाँ पर मैं e/m है ना, देखो इधर भी e/m है, इधर अंडर रूट e/m है, तो 1 + 1/2 मतलब देखो e/m यहाँ पर है और इधर अंडर रूट ऑफ e/m है, तो ये हो जाएगा ना e/m⁻³ क्योंकि ये क्या है, ये है 1/2 और ये है 1, तो 1 + 1/2 क्या हो जाता है 3/2। ओके, आई होप सो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा e/m⁻³ अब बोलोगे मैं डायरेक्टली कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर जो है वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी दी हैं, अगर आप उसमें फंस जाओगे तो आपको जो है लास्ट स्टेप तक कैलकुलेशन ले जाने का, वहाँ पर ही वैल्यू रखने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, e/m हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो 10⁻6 बाहर आएगा तो हो जाएगा 10⁻3 और 2 बाहर आएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पर √2 है ना,
और इंटू बी है यहाँ पर। और ये बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 10 कितना दिया गया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10⁻12 दिया गया है। और दूसरी बात ई की वैल्यू क्या होगी, देखो ई बाई एम निकाल लेते हैं हम। तो ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 और एम क्या है, एम है 1.67 इंटू 10⁻27। हमको अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है ना, तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसको कैंसिल कर लेते हैं बिकॉज दोनों 1.6 हैं। तो क्या बचेगा ऊपर बचेगा 10⁸ बचेगा, है ना 10⁸। और 10⁸ को हम 3/2 करते हैं। 10⁸ को अगर हम 3/2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा 10⁸ इंटू 3/2। तो यहाँ से 4 3 12 तो हो जाएगा मेरा आंसर 4 3 12। तो यहाँ पर आ जा रहा है मेरा 10⁻12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 10⁻12। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमको 10⁻12 दिया है। तो यहाँ पर रखो 10⁻12 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 10⁻12 इंटू 10⁻3 इंटू √2 इंटू बी। तो 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल, तो मेरा बच क्या रहा है, मेरा बच रहा है 1/√2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू बच रहा है मेरा बी, है ना। देखो 10⁻3 नीचे आया तो ऊपर गया तो -3 हो गया और √2 नीचे आ गया। तो देखो 1/√2 क्या होता है, 1/√2 मीन्स 1/1.4 जिसकी वैल्यू आती है 0.71 के आसपास, जो कि हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं। बिकॉज 7.1 तो आएगा नहीं और जो है क्या बोलते हैं 71 भी नहीं आएगा, 7.1 भी नहीं आएगा, 0.071 भी नहीं आएगा। तो क्या आता है इसका आंसर 0.71। हम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और हो जाएगा 10⁻³ इंटू बी। तो मेरा आंसर क्या आ गया 0.71 मिली टेस्ला, बिकॉज 10⁻³ है ना, तो आ गया मिली टेस्ला। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर यहाँ पर आप पहले स्टेप में वैल्यू रखने जाते तो आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन हो सकता था। आपको क्वेश्चन जितना इजी हो सके उतना इजी बनाना है। ये क्वेश्चन तो इजी था, बस खाली इसके अंदर कैलकुलेटिव था। तो आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी करने का आदत पड़नी चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब लेते हैं अपना हम थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो आप उसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन था जेईई मेन 2020 का, ठीक है। जेईई मेन 2020 में क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी -vi कैप, ठीक है। मतलब समझ लो मेरा ये देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो मान लो पार्टिकल इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो कि -i कैप डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द लास्ट स्क्रीन प्लेस्ड इन अ वाइजेड प्लेन एट अ डिस्टेंस d। तो एक स्क्रीन यहाँ पर प्लेस की गई है वाइजेड प्लेन में, जो कि चार्ज पार्टिकल से d डिस्टेंस दूर पर है। मान लो यहाँ से चार्ज पार्टिकल यहाँ पर q है, तो यहाँ से d डिस्टेंस दूर है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछिए, इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड B0k कैप। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, B0k कैप मीन्स बाहर की तरफ है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, क्योंकि एक्स वाई है तो k क्या आएगा, एक्स वाई का ये हमारा k कैप होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर की तरफ है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन। देखो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो v की वैल्यू है हमको इतना रखनी है कि पार्टिकल जो है स्क्रीन को हिट ना करे, जस्ट उसके बाजू में से निकल जाए, ठीक है। बहुत कम भी नहीं रखना है, बहुत कम रखोगे तो यहाँ से ही निकल जाएगा वो, बहुत ज़्यादा रख दोगे तो स्क्रीन को हिट कर देगा। ऐसी b की मिनिमम वैल्यू बताओ जब पार्टिकल जो है स्क्रीन को हिट ना करे। तो यहाँ पर ये जो विड्थ दिया है हमको d दिया है, समझो। अगर देखो हमने आपको एक केस सिखाया था ना, इस तरह से हमने बताया था कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती थी। तो अगर पार्टिकल उसके अंदर घूमता था, v वेलोसिटी ज़्यादा था, तो क्या करता था, पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता था v क्रॉस b से, फोर्स ऊपर की तरफ लगता था तो पार्टिकल जो है इस तरह से डिफ्लेक्ट करता था, है कि नहीं। और हमने बोला था कि ये रीजन हमारा d है।
हमने यहाँ से इस तरह से हम निकालते थे फॉर्मूला, अगर डी होता था तो हम इस तरह से फॉर्मूला निकालते थे, हमारा रेडियस होता था, है कि नहीं। पार्टिकल इस तरह से डिफ्लेक्ट करता था, तो है कि नहीं। अगर पार्टिकल यहाँ से जो है, जैसे कि समझो पार्टिकल इस तरह से गया तो ये मेरा रेडियस आर होता था, ये मेरा डी होता था, ओके। तो हम यहाँ से डिफरेंट केसेस लेते थे, है नहीं। तो समझो अगर मैं d की वैल्यू इक्वल टू आर रख दूँ, अगर मैं d की वैल्यू इक्वल टू आर रख दूँ, यहाँ पर ध्यान से समझो, ये जो d की वैल्यू है इक्वल टू आर हो जाए, तब कहानी क्या होगी। देखो अभी आर ये है, d ये है, तब कहानी क्या हो जाएगी, तब कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी, है ना। जितनी मैग्नेटिक फील्ड है, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये देखो ये आर रेडियस है और यही डी है, तो डी की वैल्यू आर होगी तो पार्टिकल जो है जस्ट एंड पॉइंट से यहाँ पर अंदर तरफ से पूरा सर्कुलर मोशन कर जाएगा, है कि नहीं। मतलब डी की वैल्यू अगर आर के बराबर रख दूंगा तो पार्टिकल जो है एंडिंग में यहाँ पर जाएगा इस तरह से, और जो है पार्टिकल यहाँ से इस तरह से बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हमको क्या बोलना है, हमको स्क्रीन को टच नहीं कराना है, मतलब हमको क्या करना है, जो डी की वैल्यू है ना, इसको जस्ट ग्रेटर देन आर लेना है, जस्ट ग्रेटर देन आर, मतलब समझ लो इक्वल टू आर ही, लेकिन इसको जस्ट ग्रेटर देन आर लेना है। आप इक्वल टू आर करके सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक अगर आर से कम होता, सोचो अगर आर से कम होता ये, तो पार्टिकल जो है इस तरह सर्कुलर मोशन कर जाता, है कि नहीं। नहीं, पार्टिकल क्या करता, अगर आर से कम होता तो पार्टिकल इस तरह से बाहर निकल जाता ना, क्योंकि बिकॉज आर की रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है। देखो रेडियस की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा थी डी से कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर डी की वैल्यू बराबर हो गई, तो पार्टिकल जो है यहाँ से इस तरह सर्कुलर मोशन करेगा और इस तरह से एंड पॉइंट में बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं डी की वैल्यू ज़्यादा ले लूँ, अगर डी की वैल्यू ज़्यादा लूँगा तो पार्टिकल जो है जस्ट यहाँ से जाएगा और सर्कुलर मोशन करके आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या लेना है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो यहाँ पर डी इक्वल टू रखो, इक्वल टू आर रख दो, बिकॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, आर की वैल्यू हो जाएगी एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ से हमको किसकी वैल्यू पूछी है, हमको यहाँ पर वैल्यू पूछी है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ v, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी q db बाई m, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर सोचो यहाँ पर स्क्रीन रखा है, देखो यहाँ पर स्क्रीन रखा हुआ है, अगर ये d की वैल्यू r से कम होती तो पार्टिकल जो है इसको स्क्रीन को टच कर जाता ना, बिकॉज रेडियस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती ना, तो पार्टिकल जो है बाहर निकल जाता और स्क्रीन को टच कर जाता। लेकिन अगर d इक्वल टू आर रख दूँ तो पार्टिकल जो है यहाँ पर जस्ट इस तरह से जाएगा और पार्टिकल जो है यहाँ से इस तरह से घूम जाएगा, ओके। तो दोस्तों मैं समझा पाया आपको ये क्वेश्चन, और आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, नहीं समझ पड़ा तो एक बार फिर से देख लो, क्या पता आपको समझ पड़ जाए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप उसको पॉज करके ट्राई कर लो, फिर उसको रिज्यूम करके उसका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसे लेट के देखते रहोगे तो उसका मतलब कोई नहीं है, बिकॉज जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक जो है क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आया होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, हमको एक क्या बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इफ द टेस्ट चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दिया गया है, एक्सपीरियंसेस नो फोर्स इन दैट रीजन, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऐसा यूनिट इज। कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया है, समझो। पार्टिकल के पास कोई एक वेलोसिटी है, चलो हमको वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी गई है, वेलोसिटी वैल्यू दी गई है हमको बी नॉट इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 4k कैप, ओके। और वेलोसिटी भी हमको दी है जो कि है v नॉट 3i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस ऑफ 2k कैप। तो बोल रहे हैं कि पार्टिकल जो है मतलब एक जगह है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, वहाँ पर पार्टिकल जो है इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तब जो है पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारा वही केस आ गया है लॉरेंस फोर्स वाला, जिसके अंदर तीन आपस में मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते थे। मान लो कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है अंदर,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से नीचे है, तो जो है हम v क्रॉस b कर देते हैं। देखो पार्टिकल जो है सपोज इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम v क्रॉस b कर देते हैं। पार्टिकल के ऊपर फोर्स आता था ऊपर इस तरह से, है ना, इस तरह से, और नीचे आता था हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पार्टिकल पे कोई फोर्स कब नहीं लगेगा, जब हमारा Fm इक्वल टू हो जाएगा Fe, है ना। पार्टिकल का जो फोर्स है वेक्टर में दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों फोर्स अगर सेम हो जाएंगे तो पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसको हमारा लॉरेंस फोर्स देखें तो लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो पार्टिकल पे ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा था, ये जीरो हो गया। यहाँ पर Fe इक्वल टू होता है Fm, तो यहाँ से हो जाएगा F इलेक्ट्रिकल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Fm, ठीक है। मतलब QE इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q इंटू V क्रॉस B। यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। इन दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन यहाँ पर दोनों देखो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, देखो वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो वेक्टर फॉर्म में ये मैग्नीट्यूड में होगा, ठीक है। Fm इक्वल टू Fe क्या होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एकदम, है ना, 180 डिग्री एंगल पर है, तो दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। नेगेटिव का साइन अगर आपने भूल कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 से Q कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू V क्रॉस B करना है और उसके आगे नेगेटिव लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम V क्रॉस B कर लेते हैं। इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, वो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर हम V क्रॉस B करते हैं, और याद रखना हमको लास्ट में नेगेटिव भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, IJK लिखता हूँ। इसके जो ये कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, V0 B0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कांस्टेंट बाहर आ गए। और I का और V, पहले B का देखो V क्रॉस B कर रहा हूँ ना, तो पहले V का टर्म लिखो। यहाँ पर हो जाएगा 3 -1 और 2, और बाद में आएगा 1 2 और -4। इस तरह सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा B0 V0, यहाँ पर हो जाएगा I कैप माइनस ऑफ, यहाँ पर हो जाता है J कैप प्लस हो जाता है K कैप। इस तरह से पहले बना ही लेने का जिससे इजी हो। अब देखो यहाँ पर पहला रो और पहला कॉलम क्लोज करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 -4, ये हो जा रहा है 0, ठीक है। अब J कैप का देखो, J का रो और J का कॉलम क्लोज करोगे तो 3 4 -12 -2, -12 -2 क्या होता है, -14, ओके। अब K कैप का देखो, तो यहाँ पर K कैप का रो और K कैप कॉलम क्लोज, 3 2 6 माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, ओके। 6 + 1 हो जाता है 7। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है मेरा, V0 B0 आ रहा है, और आ रहा है 14, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 J कैप प्लस 7 K कैप। I का टर्म तो 0 हो गया। और हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर होगा वो नेगेटिव ऑफ V0 B0 इंटू 14 J कैप प्लस 7 K कैप। तो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है, V0 B0 14 J कैप प्लस 7 K कैप। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ना उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमको क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता। अगर स्केलर फॉर्म में दिया होता तो हम Fm इक्वल टू Fe कर लेते, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है हमको उसका डायरेक्शन भी देखना था, ओके। इसी तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछते हैं उन लोग। तो होप सो आपका क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तब तक मैं बोर्ड रफ करके वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आया है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। द मोशन ऑफ चार्ज इज, मान लो जैसे कि हमारे पास एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि चलो कोई एक नेगेटिव पार्टिकल है जो यहाँ से आ रहा है, मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एग्जांपल के लिए ले लिया इलेक्ट्रॉन, आप कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव चार्ज ले लें। पार्टिकल जो है इसकी तरफ, चलो पार्टिकल जो है हमको नहीं पता कहाँ पे आ रहा है,
तो हम मान लेते हैं पार्टिकल की v वेलोसिटी है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द मोशन ऑफ द चार्ज इज अवे फ्रॉम द वायर टूवर्ड्स द वायर, ठीक है। कई बार अलग अलग केस ले लेते हैं। देखो, अगर मैं अवे फ्रॉम द वायर लेता हूँ, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ लेता हूँ, पहली बात बताओ पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे और देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है इनसाइड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है ना। करंट के डायरेक्शन में थंब रखना होता है, करंट के डायरेक्शन में थंब रखा और फिंगर को कर्ल किया, कहाँ जा रहा है, इनसाइड, तो इनसाइड है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो पार्टिकल का फोर्स क्या लग रहा है, इन लोगों ने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो यहाँ पर देखो पार्टिकल का फोर्स किस तरह लगेगा, तो हम v क्रॉस b करेंगे। देखो v से लेके b तक जा रहा हूँ, तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, है ना, पार्टिकल को फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो क्या बोलोगे, ये आंसर है कि नहीं, नहीं है आंसर, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया है, नेगेटिव चार्ज दिया है, तो इसमें पार्टिकल को जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा होगा, है ना, उल्टा फोर्स लगता है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज इसमें देखो करंट और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे केस में ये जो वेलोसिटी है इसको इसकी तरफ लेके देखते हैं कि चार्ज की तरफ मूव कर रहा है वो v वेलोसिटी से इस तरफ। अब v क्रॉस b करो, तो हम राइट हैंड यूज़ करेंगे। देखो v क्रॉस b करता हूँ, v से लेके b तक जा रहा हूँ, v से लेके b तक, तो पार्टिकल को फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, लेकिन बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, Fm। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है वायर के टूवर्ड्स मूव कर रहा है, मतलब टूवर्ड्स द वायर, मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, टूवर्ड्स द वायर, ठीक है। COD तो वैसे भी रॉन्ग है, बिकॉज COD लोगे ना तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। बिकॉज समझो फॉर एग्जांपल C ले रहे हो, पैरेलल टू द वायर अलोंग द करंट, यहाँ पर देखो पैरेलल टू द वायर अलोंग द करंट लेता हूँ वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, v क्रॉस b करूंगा। देखो v से लेके b तक जा रहा हूँ तो फोर्स लग रहा है इस तरफ, लेकिन नेगेटिव वायर होगा तो फोर्स लगेगा इस तरफ, तो ये तो फोर्स जो है इसके परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। हमको बोला है कि फोर्स पैरेलली लग रहा है, तो पैरेलल केस ये आ रहा है, ठीक है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, पहले लेक्चर के बेस्ड कॉन्सेप्ट पर था ये, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस, वो हमको दिया है। द रिलेशन बिटवीन दिस, पहली बात क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी सेम दी है क्वेश्चन के अंदर, तो हम रेडियस को कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम जो रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला मत यूज करना, बिकॉज इसके अंदर जो है वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 2mke/qb, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी सेम दी है, चार सबका सेम नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम दिया है, तो यहाँ पर कौन सा डिफरेंस होगा, √m/q। तो यहाँ पर हमको कंपेयर क्या करना है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर हमको कंपेयर क्या करना है, √m/q। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, सपोज देखो m/q, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, मास सपोज इसका कोई भी मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ मैं, मान लेता हूँ प्रोटॉन का चार्ज E है, इसका भी चार्ज E होता है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन ले लेता हूँ। और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है, इसका चार्ज जो होता है 2E होता है, और इसका चार्ज होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन के 4 गुना उसका मास होता है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, 1800 टाइम्स कुछ होता है, बिकॉज प्रोटॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास ये होता है 1.67 × 10⁻27, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31
इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, देखो -31 है, यहाँ पर -27 है, ये वैल्यू बहुत ही कम है। ओके, तो यहाँ पर हमको √m/q कंपेयर करना है। देखो √m/q, तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय नीचे चार्ज क्या हो जाएगा, बाय नीचे चार्ज हो जाएगा E। मैंने प्रोटॉन की बात करूँ तो हो जाएगा m अपॉन नीचे चार्ज हो जाएगा E, और इसमें हो जाएगा √4m, इसका 4 टाइम्स नीचे चार्ज हो गया 2e। तो आप ध्यान से देखोगे, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन के रेडियस सबसे कम होगा, है ना। रेडियस हमको कंपेयर करना है तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस सबसे कम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है। देखो इन दोनों को कंपेयर करो तो देखो नीचे चार्ज तो सेम है, मास इलेक्ट्रॉन का कम होगा, तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन। अब देखो इन दोनों की बात करो तो ये दोनों तो सेम ही है ना, यहाँ पर √m/e आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी अंडर, देखो 4 से बाहर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर भी आ रहा है √m/e। मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, प्रोटॉन का सबसे कम रहेगा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम रहेगा, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस सेम रहेगा। ठीक है, हमने √m/q से कंपेयर कर लिया, तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो होप्स आपका क्वेश्चन समझ पड़ा होगा कौन सा फॉर्मूला किसके अंदर यूज करना है। रैपिड फायर राउंड है, इस तरह से फटाफट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सिंपल क्वेश्चन। A proton is accelerated by potential difference V, flies in the uniform transferred magnetic field. The field occupies the region of width D. Alpha is the angle of deviation. अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन की बात की है इसके अंदर, तो क्या करेंगे, देखो इस तरह से हमको फिगर दिया गया है, और एंगल ऑफ डेविएशन मतलब पार्टिकल जो है यहाँ से v वेलोसिटी से आया और यहाँ पर इस तरह से डेविएट कर गया, तो यहाँ पर ये जो एंगल आ रहा है डेविएशन, ये हमारा आ रहा है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी, ये एंगल है हमारा अल्फ़ा। हमको साइन अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं, हम पहले हमको ये d दिया है, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से पार्टिकल का इस तरह से रेडियस बनाते हैं, ये हमारा रेडियस होता है, और ये हमारा होता है d। ओके, ये d है तो ये भी d हो गया, ये अल्फ़ा है तो बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये हमारा हो जाता है अल्फ़ा, और ये हमारा 90। तो इससे हमारा फॉर्मूला आता है साइन अल्फ़ा लिखते हैं, यहाँ से साइन अल्फ़ा लिखता हूँ तो हो जाता है d/r, है ना। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, d/r। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v, तो यहाँ पर r का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम, √2m qv अपॉन qb, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना हम। ये फॉर्मूला मत यूज़ कर देना mv अपॉन qv, ये फॉर्मूला तो सिर्फ जब वेलोसिटी सेम हो तब यूज़ करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी गिवन हो तब। यहाँ पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ से देखो क्या करता हूँ मैं, हो जाएगा √2m, और अगर इनको भी अंडर रूट में ले लूँ तो x q से q कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा v और नीचे हो जाएगा b², है ना। नीचे हो गया b², q² होगा तो एक q से q कैंसिल, तो नीचे एक q भी बचेगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन √2mv, नीचे बच रहा है √2mv, और ऊपर क्या बच रहा है, चलो इसको अंडर पूरा होल अंडर रूट में लो। ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है q बच रहा है, और b² को बाहर निकालो तो हो जाएगा b। तो देख सकते हो ध्यान से हमारा जो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, हमारा जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, देखो b² बाहर आ गया तो b हो गया, और यहाँ पर d था, हमने देखो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से, तो हमारा ऑप्शन डी मैच कर गया। सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था। ओके, इसको रफ करके अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो होप्स आपको सारे क्वेश्चन समझ पड़ रहे होंगे, जो नहीं समझ पड़ा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो उसको मैं आपको या पर्सनल मेरे व्हाट्सअप नंबर पर इसको कमेंट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर चाहिए हो तो भी आप कमेंट कर देना, आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको व्हाट्सअप नंबर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। अ पॉजिटिव चार्ज Q एंड मास M इज मूविंग इन द प्लस x डायरेक्शन। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज Q है, मास M है, जो कि हमको प्लस x डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, वी विश टू अप्लाई ए मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए टाइम डेल्टा t सो दैट द चार्ज रिवर्सेस इस डायरेक्शन क्रॉसिंग द y एक्सिस एट डिस्टेंस d। क्या बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये चार्ज क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, है ना। चार्ज डिफ्लेक्ट होगा मतलब क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन करेगा, है कि नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि हमको इस तरह से मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाना है डेल्टा टी टाइम के लिए कि चार्ज जो है डी डिस्टेंस वाई एक्सिस पे क्रॉस कर जाए। अब चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया हमने, सपोज हमने इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, सपोज हमने, चलो इस तरह से आउटसाइड लगा देता हूँ। ठीक है, हमको डी डिस्टेंस वाई पर क्रॉस कराना है, तो हम क्या करते हैं, इनसाइड या आउटसाइड कहीं भी लगा दो। चलो मैं हमको ऊपर ही लेते हैं, प्लस वाई एक्सिस में लेते हैं। तो मान लेते हैं, देखो पार्टिकल इस तरह से एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और ये हमारा सपोज ये वाई एक्सिस है। हमको बोल रहे हैं कि पार्टिकल को हमको मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाना है कि पार्टिकल जो है वाई एक्सिस को डी डिस्टेंस पर क्रॉस कर जाए। मतलब पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, इस तरह सर्कुलर मोशन करे और इस तरह से यहाँ पे डी डिस्टेंस पर, ये जो डिस्टेंस हमारा डी हो जाए, ये डी डिस्टेंस पर पार्टिकल जो है वाई एक्सिस को क्रॉस कर जाए, है ना। मतलब पार्टिकल यहाँ से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाना है कि पार्टिकल जो है यहाँ पर वाई एक्सिस को, देखो वाई एक्सिस को डी डिस्टेंस पर क्रॉस कर जाए। यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है। रिवर्स इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया है। ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड और टाइम की वैल्यू हमको पूछी है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, देखो हमारा सर्कल है, इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस ये होगा r, और ये वाला भी रेडियस हो जाएगा r, क्योंकि पार्टिकल जो है आधा सर्कुलर मोशन कर चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो d की वैल्यू होगी, यहाँ पर पहला बात नोट कर सकते हैं कि d की वैल्यू होगी इक्वल टू 2r। ठीक है, d इक्वल टू 2r, यही हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो इससे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, d इक्वल टू 2 लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे mv/qb। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2mv/q/d। यही हमारे पास एक हिंट था कि यहाँ पर d की वैल्यू 2r के इक्वल होगी, दूसरा कोई हिंट है ही नहीं हमारे पास। तो वही हिंट को यूज़ करके हमने यहाँ पर इस तरह से निकाल लिया। ओके, अब हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड। यहाँ पर कितना टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया हमको पूछा है ना। यहाँ पर देखो पार्टिकल जो है हाफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब जो है पार्टिकल जो है हाफ सर्कुलर मोशन, मतलब पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है, पाई आर, या तो ऐसा बोल दो पाई इंटू पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है, या तो बोल दो पाई, देखो पाई आर डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया, या तो आप बोल सकते हो पाई इंटू d/2, इतना डिस्टेंस पार्टिकल ने, मतलब यहाँ पर हमको, तो पार्टिकल की वेलोसिटी v है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी v है। हमको टाइम पूछा है, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से, तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पाई d/2, यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू d/2। अब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी v, तो पाई d/2 भी हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हमको टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड क्या होता है 2πm/qb, टाइम पीरियड क्या होता है 2πm/qb, हमको ये पता है। तो हम जानते हैं कि पार्टिकल जो है टाइम पीरियड में क्या होता है कि यहाँ से मूव करता है, पूरा यहाँ तक घूम के आ जाता है ना। मतलब पार्टिकल जो है पूरा 2π एंगल कितने टाइम में कवर करता है, 2πm/qb में। तो पार्टिकल जो है पाई एंगल कितने में कवर करेगा, बिकॉज ये तो टोटल पाई है ना, 0 से लेके पाई एंगल तक, तो पाई एंगल कितने टाइम में कवर करेगा, पाई m/qb में, है ना। तो हमारे पास ये टाइम की वैल्यू आई है, टाइम की वैल्यू क्या आई है, पाई m/qb। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो है ही, यहाँ पे पुट कर दो, बिकॉज हमको v और d के टर्म में आंसर चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो
हमको वी और डी के टर्म में आंसर चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो वी और डी के टर्म में आंसर चाहिए, तो क्या करता हूँ मैं, वी अपॉन डी इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2m हो रहा है ना, क्यू बी अपॉन 2m। तो यहाँ पर देखो क्यू बी अपॉन एम है, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट देख लो, क्यू बी अपॉन एम की वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है ना, क्यू बी अपॉन एम की वैल्यू क्या आ रही है 2v/d। तो यहाँ पर क्यू बी अपॉन एम की वैल्यू रख दो 2v/d, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इंटू क्यू बी अपॉन एम की वैल्यू क्या है 2v/d। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर लो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज़ कर लो, या तो आपको टाइम पीरियड पता है तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके आपको यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहीं समझ पड़ा हो तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। यूट्यूब का यही खासियत होता है कि आप वीडियो कितनी बार उसको रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, देन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस तरह से सपोज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और चार्ज पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बट मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो हमने बताया था कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, सॉरी पार्टिकल की स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। क्यों? बिकॉज जो फोर्स होता है, फोर्स और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वर्क डन जो आता है वो 0 आता है। और पार्टिकल की वेलोसिटी जो है चेंज होती है, मीन्स उसका वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, मतलब उसको घूमने का डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर प्लेस पे। यहाँ पर v वेलोसिटी है, यहाँ पर भी v वेलोसिटी, यहाँ पर v वेलोसिटी है। देखो यहाँ पर स्पीड की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है लेकिन पार्टिकल का स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कौन सा चेंज होगा कौन सा नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बट मोमेंटम इज कांस्टेंट। दूसरा बोल रहे मोमेंटम चेंजेस बट काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। हाँ ये ऑप्शन सही है, बिकॉज हम जो मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं मैंने आपको लेक्चर के अंदर ही बताया है, m इंटू वी वेक्टर। यहाँ पर ये जो होता है हमारा ये वेलोसिटी होता है। क्यों वेलोसिटी होता है? बिकॉज ये वेक्टर मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जो v यूज़ करेंगे हम वेक्टर वाला यूज़ करेंगे, तो ये हमारा होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने बोला वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये मोमेंटम जो है ये चेंज हो रहा है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के अंदर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हाफ mv²। तो यहाँ पर ये जो v होता है ये स्पीड होता है। अब बोलोगे स्पीड क्यों होता है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जो v का टर्म यूज़ होगा वो सारे स्केलर, m स्केलर है, v जो यूज़ होगा वो भी स्केलर होगा। तो यहाँ पर स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड हम यूज़ होगा और स्पीड जो है कांस्टेंट है, इसलिए हमारा काइनेटिक एनर्जी की टर्म जो है वो कांस्टेंट होती है। मैंने आपको लेक्चर के अंदर ही बताया है। तो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट एंड मोमेंटम चेंजेस, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से कुछ सॉल्व, मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ बताया हुआ है। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसको एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाँ, इन अ रीजन स्टडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, दिस टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक आपस में पैरेलल हैं। तो बोल रहे हैं अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द रीजन, मतलब चार्ज पार्टिकल यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया गया है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, अब देखो दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है, अगर पार्टिकल को इस तरह से हम रिलीज करते हैं तो V और B पैरेलल होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो हो जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स से पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा।
बिकॉज घुमाने का काम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड करता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों पैरेलल हो तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स वो जीरो लगेगा, तो पार्टिकल जो मोशन करेगा वो मूव करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन अ सर्टेन रीजन। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है। सबके अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इसलिए क्वेश्चन लेना जरूरी है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द फील्ड्स विद अ सर्टेन वेलोसिटी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो क्या होगा बताओ? वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, टर्न लेफ्ट करेगा, राइट करेगा? पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेलोसिटी पैरेलल हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स तो हो जाएगा जीरो। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया जीरो। अब अच्छा इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन देखो यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से रिलीज करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से रिलीज किया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन सी तरफ भागेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की इस तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की इस तरफ। इसका मतलब अगर आप ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से v वेलोसिटी छोड़ोगे ना, पार्टिकल को जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस तरफ लगता है? हमने बताया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब पार्टिकल जो है वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है समय के साथ क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस, ठीक है। डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। वो लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन वो सब दिया, वो तो गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। सिर्फ पार्टिकल की वेलोसिटी समय के साथ हो जाएगी डिक्रीज, ओके, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता अगर पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता, तब वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर IIT JEE के हैं, मैंने सारे क्वेश्चन वहाँ के ही लिए हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखो JEE एडवांस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये क्वेश्चन जो है JEE एडवांस 2004 में आया था 2 मार्क्स के अंदर। क्या बोला गया है? यहाँ पर हमने रखा है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, तो बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एग्जिट फ्रॉम द रीजन आफ्टर सम टाइम विथ स्पीड v, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर v स्पीड से रिलीज हो रहा है, देन v इज ग्रेटर देन u, v इज इक्वल टू u, और पार्टिकल किस तरह डिफ्लेक्ट होगा? पहली बात तो ये, तो पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेता हूँ मैं, तो v क्रॉस b, v से लेके b तक मूव करूँगा तो फोर्स लग रहा है ऊपर, है ना। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, तो फोर्स लग रहा है ऊपर। देखो v क्रॉस b, देखो v इस तरफ है, b मूव कर रहा हूँ, फोर्स लग रहा है ऊपर, लेकिन बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स लगेगा नीचे, मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। मतलब हमारा जो y इज लेस देन 0, ये हमारा पॉजिटिव y है, ये हमारा नेगेटिव y है, तो हमारा जो y इज लेस देन 0 वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि वेलोसिटी v जो होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से निकल रहा है, तो v जो होगा इक्वल टू u होगा कि इक्वल टू v जो है ग्रेटर देन u होगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। पार्टिकल की स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो v होगा वो इक्वल टू u होगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, 2 कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ किया था, एक फोर्स के डायरेक्शन वाला और एक वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट वाला। ये 2 कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन था, IIT JEE 2004 में आया था। ओके, देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि आयनाइज्ड गैस कंटेन्स, नहीं, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द xy प्लेन इनिशियली अलोंग द x एक्सिस, मतलब समझ लो हमारे पास xy प्लेन है इस तरह से,
पार्टिकल जो है इनिशियली जो है एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देयर इज अ सडन चेंज इन द पाथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब पार्टिकल जो है इस तरह से अपना पाथ चेंज कर रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो सकता है, दोनों भी प्रेजेंट हो सकता है ना, एंड और दिया है बियॉन्ड पी, ठीक है, पी पॉइंट के बाद पार्टिकल अपना पाथ चेंज कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? द कर्व पाथ इज शोन इन द एक्स वाई प्लेन एंड इट इज फाउंड टू बी नॉन सर्कुलर, मतलब यहाँ पर जो पाथ है ये ऐसा ढूंढा गया कि वो नॉन सर्कुलर है, नॉन सर्कुलर, ठीक है, कर्व पाथ जो है नॉन सर्कुलर है। तो हमारा बताओ इसके अंदर क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। देखो यहाँ पर कि 2 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 दी है और 2 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू दी है। वैल्यू क्या है उससे हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तो चारों ऑप्शन में दिया है। तो पहली बात तो देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर देंगे, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पार्टिकल का पार्टिकल इस तरह से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, पार्टिकल इस तरह से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पहले हम चेक करते हैं ए और सी ऑप्शन के बारे में, ए और सी ऑप्शन। तो देखो कि ए और सी ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस तरह से दी है, जे और के डायरेक्शन में। ये हमारा आई डायरेक्शन है, ये हमारा जे कैप डायरेक्शन है, और हम जो बाहर निकलता वो डायरेक्शन होगा वो के कैप होगा। तो पहले बात हम ए ऑप्शन की बात करते हैं, चलो ए ऑप्शन की बात करते हैं। तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाद में देखेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं। ए ऑप्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो जे और के डायरेक्शन में दिया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर दिया है और यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हैं। तो हमने आपको बताया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो पार्टिकल किस तरह का मोशन करता है, पार्टिकल मोशन करता है सर्कुलर मोशन। किस तरह से मोशन करता है? सर्कुलर मोशन करता है। और दूसरी बात यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 दी गई है, तो पार्टिकल डेफिनेटली सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो पार्टिकल जो है आगे मूव करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही जो है मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन, है ना। हम बोलते थे कि वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों का जो नेट डायरेक्शन आएगा इस तरफ, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा इसके, ये भी जो है वाई जेड प्लेन में ही आएगा ना, तो ये दोनों इसके परपेंडिकुलर होगा, तो पार्टिकल का नेट मोशन जो है वो सर्कुलर होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 दी हुई है, तो पार्टिकल पक्का सर्कुलर मोशन करेगा। मतलब जो है ए ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि हमको बोल रहा है कि जो पार्टिकल का मोशन है वो नॉन सर्कुलर है, इसलिए ए ऑप्शन जो है गलत है। सी ऑप्शन में वही कहानी है कि पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है जे और के डायरेक्शन में दिया है, तो जे और के डायरेक्शन में होगा तो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 दी गई है, तो पार्टिकल जो है डेफिनेटली क्या मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी गलत है, ठीक है। अब बचे हमारे बी और डी ऑप्शन। तो बी और डी ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है वो हम देखते हैं। तो देखो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू दी है, मतलब हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, मतलब पार्टिकल आगे तो बढ़ेगा ही, ठीक है। मतलब बी और डी में से एक ना एक सही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, क्योंकि पार्टिकल जो है आगे ही बढ़ रहा है कि नहीं। अब देखो तो बात की गई है मैग्नेटिक फील्ड की, तो पहले चेक करते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या गलत है हम देखते हैं। डी ऑप्शन की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दी गई है? डी ऑप्शन में के और जे डायरेक्शन में, ठीक है, जे और के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है। मतलब पार्टिकल आगे तो बढ़ेगा, लेकिन ध्यान से देखो कि एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मतलब एक जे ऑप्शन में दी गई है, एक के में दी गई है ना। मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू जे और के में दी गई है। मतलब अगर मैं देखूं, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, देखो अगर मैं क्या करता हूं, देखो इस मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं तो V क्रॉस B करता हूं, देखो V क्रॉस B, तो पार्टिकल का फोर्स किस तरफ आ रहा है? पार्टिकल का फोर्स आ रहा है के कैप डायरेक्शन में। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं
तो v क्रॉस b करता हूँ, देखो अगर मैं v से लेके, देखो यहाँ पर देखो ये मेरा है, तो अगर मैं v से लेके b तक जाता हूँ, ये मेरा v है, इससे मैं b तक जाता हूँ, पार्टिकल का फोर्स लग रहा है ऊपर, मतलब यहाँ पर दूसरा फोर्स जो लग रहा है पार्टिकल का वो जेकब डायरेक्शन में लग रहा है ना, ये दो मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन आप ध्यान से देखो पार्टिकल जो है सिर्फ एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहा है, लेकिन पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहे हैं, जे और के डायरेक्शन में, है कि नहीं। मतलब यहाँ पर पार्टिकल जो है, इसमें पार्टिकल में के डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल तो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल का एक जो कंपोनेंट फोर्स का है वो के डायरेक्शन में भी है, मतलब वो जेड एक्सिस में भी है। तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी हो सकता है कि पार्टिकल जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और पार्टिकल के ऊपर अगर जेड एक्सिस में फोर्स लग रहा है और पार्टिकल वहाँ पर डिफ्लेक्ट ना हो। समझाता हूँ, देखो आपको मान लो कि अगर मैं चल रहा हूँ ज़मीन के ऊपर और आपको कोई ऊपर से खींच रहा है, तो ऊपर कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्ट होगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको ऊपर से कोई खींच रहा है तो आप कुछ ना कुछ चेंज ही नहीं होगे, आप जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहोगे। तो यहाँ पर पार्टिकल जो है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और पार्टिकल देखो किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। पार्टिकल जो है जेड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है हमारा वो गलत है, क्योंकि पार्टिकल जो है जेड एक्सिस में मतलब के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। पार्टिकल कहाँ डिफ्लेक्ट कर रहा है, पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, है ना। पार्टिकल कहाँ डिफ्लेक्ट कर रहा है, पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, वो है कि नहीं। इसी वजह से हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट है और हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बी ऑप्शन करेक्ट क्यों है, क्योंकि बी ऑप्शन में देखो क्या हो रहा है कि एक जो फोर्स दिया है वो देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दिया है और एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है के कैप डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है के कैप डायरेक्शन में। तो अगर आप फोर्स फाइंड करोगे फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स पहली बात तो जो आई कैप डायरेक्शन में है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो वेलोसिटी के पैरेलल है। और दूसरा जो फोर्स है के कैप डायरेक्शन में, तो अगर मैं के कैप डायरेक्शन में वी क्रॉस बी करता हूँ, देखो के कैप डायरेक्शन में वी क्रॉस बी करता हूँ, ओके, तो के कैप डायरेक्शन है ना, तो देखो मैं वी क्रॉस बी करता हूँ, वी क्रॉस बी, तो मेरा जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है वो लग रहा है नेगेटिव वाई मीन्स माइनस ऑफ जे कैप में। और देखो पार्टिकल जो उसी तरफ डिफ्लेक्ट भी कर रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो हमारा जो डी ऑप्शन सॉरी जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाए, बिकॉज जहाँ फोर्स लग रहा है वहीं पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है और जो ये वाला फोर्स है इसकी वजह से जीरो हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी का पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ नहीं पड़ा तो फिर से एक बार ध्यान से देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ पड़ जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, 2003 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयनाइज्ड गैस कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इफ इट इज सब्जेक्टेड साइमल्टेनियसली अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लस एक्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन प्लस जेड डायरेक्शन। तो कुछ मान लो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड जेड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, आउटसाइड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है प्लस जेड डायरेक्शन में, तो एक्स वाई प्लस जेड डायरेक्शन आउटसाइड होगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे है, वो ओके साइमल्टेनियसली टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटसाइड। तो हमारे पास समझ लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं, है कि नहीं। तो बोल रहे हैं कि दोनों किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी कहाँ होगी, वेलोसिटी होगी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उसको खींचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज की जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। पॉजिटिव चार्ज है उसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इस तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो देखो वी क्रॉस बी करता हूँ, वी क्रॉस बी,
देखो ये मेरा V है और क्रॉस B कर रहा हूँ, V देखो V से लेके B तक जा रहा हूँ, B कहाँ है, आउटसाइड है ना, तो V से लेके B तक जा रहा हूँ, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स लग रहा है इसके अंदर नीचे, मतलब यहाँ पे फोर्स लग रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, पहली बात तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ मूव करेगा, वो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपोज करेगा, तो पार्टिकल जो है मूव करेगा इस तरफ। तो अब अगर मैं V क्रॉस B करता हूँ, देखो V क्रॉस B करता हूँ, अगर B आउटसाइड है ना, V क्रॉस B करता हूँ, देखो यहाँ पर पहली बात तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है, इस तरफ, और दूसरी बात ये नेगेटिव चार्ज है, तो V क्रॉस B करता हूँ तो ऊपर आ रहा है फोर्स, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा नीचे डायरेक्शन में। समझ पड़ा कि नहीं, फोर्स आ रहा था ऊपर लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया नीचे, मतलब पार्टिकल ये भी डिफ्लेक्ट करेगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, हमको ऐसा लग सकता है कि पॉजिटिव डिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्ट नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी तो अलग है, चार्ज नेगेटिव है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दोनों का सेम आ रहा है इन शॉर्ट। ओके, नेगेटिव चार्ज था लेकिन इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अलग है, तो हमारा जो इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल द पार्टिकल डिफ्लेक्ट इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, मीन्स हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें रफ कर देता हूँ, आपको होप सो ये क्वेश्चन समझ में पड़ा होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगर एक बार में पूरा लेक्चर नहीं दिखा रहा है तो उसको पॉज करके बाद में भी इसको देख सकते हो पूरा लेक्चर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द मोशन ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इन द रीजन वेयर देयर इज अ साइमल्टेनियस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड दिस। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ओके, इन द जे डायरेक्शन, ओके जे कैप डायरेक्शन में है मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं इसी तरफ हमारा जे कैप डायरेक्शन है, चलो इसको जे कैप डायरेक्शन मान लेता हूँ। ये जो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मेरा एक्स वाई, ये जगह एक्स वाई और जेड। ओके, इसकी मैग्नीट्यूड जो है ई नॉट है, बी नॉट है। एट टाइम टी इक्वल टू 0 चार्ज हैज वेलोसिटी v इन द एक्स वाई प्लेन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये मेरा एक्स एक्सिस है, उससे एंगल थीटा पर इसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द टाइम t इज ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया गया, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, इफ थीटा इक्वल टू 0, पहली बात कर रहे हैं थीटा इक्वल टू 0 पर, तो थीटा इक्वल टू 0 पर क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। हमारा केस कौन सा हो गया, ये हमारा केस ऐसा हो गया कि वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दोनों परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगेगा, FM इज नॉन जीरो, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कराएगा, आगे बढ़ाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर V क्रॉस B करता हूँ तो फोर्स आ रहा है इस तरफ, है कि नहीं, है कि नहीं। आपको देखो इस तरह से आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था और हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिया था, हमने उससे पर्टिकुलर कोई एंगल थीटा पर लिया था। तो अगर मैं थीटा इक्वल 0 करता हूँ, देखो यहाँ पर थीटा इक्वल 0 पर क्या हो रहा है, हमारी कहानी कुछ इस तरह की हो रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है ना। देखो थीटा इक्वल 0 ले लोगे तो दोनों के परपेंडिकुलर हो गया ना केस। देखो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से ड्रॉ किया गया है, तो थीटा इक्वल 0 लोगे तो यहाँ पर देखो इस तरह से केस बन गया। तो पार्टिकल इस तरह से हेलिकल मोशन करता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको आगे बढ़ाता था और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको सर्कुलर मोशन कराता था।
तो चार्ज मूव इन अ सर्कुलर पाथ इन द एक्स वाई प्लेन, सर्कुलर पाथ मूव नहीं करेगा ना, वो तो क्या बोलते हैं, चार्ज मूव इन अ सर्कुलर पाथ इन द एक्सजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन मूव तो करेगा पर उसका जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा, पाथ सर्कुलर मोशन नहीं होगा, पाथ क्या होगा उसका, हेलिकल। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो प्रेजेंट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कैसे घुमाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कराएगा, उसको सर्कुलर मोशन कराएगा कि नहीं। दूसरी बात, थीटा इक्वल टू 0 द चार्ज अंडरगो सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट पिच, ये ऑप्शन भी गलत दिया गया है, कांस्टेंट पिच थोड़ी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको एक्सेलरेट करेगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो F इक्वल टू क्यू ई लगेगा। यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी पिच जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, इस तरह से होगा कुछ मोशन। यहाँ पर ये P1 है, ये P2 है, आपको समझाया था मैंने, है ना, P2 विल बी ग्रेटर देन P1, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की और ये V2 होगी, सपोज ये V1 है तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1, क्योंकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो इंक्रीज होती जा रही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है वो गलत है। अब सी ऑप्शन, एट थीटा इक्वल टू 10 डिग्री द पार्टिकल अंडरगोस हेलिकल मोशन विथ पिच इंक्रीजिंग विथ टाइम, यहाँ पर थीटा इक्वल टू मैं 10 डिग्री ले रहा हूँ। तो हमने देखा था जब थीटा की कोई वैल्यू आती थी 10 डिग्री, तो इसमें भी क्या होगा, दो पार्ट पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह से वी परपेंडिकुलर पड़ेगा और ये बढ़ रहा है वी पैरेलल, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये पार्टिकल जो है हेलिकल मोशन करेगा विथ इंक्रीजिंग पिच, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो हेलिकल मोशन होगा लेकिन पिच भी इंक्रीज होगा, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आपको ये नहीं समझ पड़ रहा है तो आप लॉरेंस फोर्स वाला थोड़ा लेक्चर देख कर रहे हैं, तो आपको ये सब कुछ समझ पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर पार्टिकल अंडरगोस लीनियर बट एक्सेलरेटेड मोशन, तो थीटा 90 डिग्री कर दूंगा, देखो थीटा का 90 डिग्री कर दूंगा तो इसका ये केस बन जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों आपस में पैरेलल हों, है ना। देखो थीटा 90 डिग्री कर दूंगा तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं। यहाँ पर ये केस कौन सा हो गया, इस केस में पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 लगता है, मतलब पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन मूव करेगा। और बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इंक्रीज करेगी। यहाँ पर लीनियर बट एक्सेलरेटेड मोशन, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी एंड डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो होप सो आपको एक क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, जिसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर लीनियर मोशन होगा और पार्टिकल एक्सेलरेट भी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 1985 में आया था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अ प्रोटॉन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक प्रोटॉन है हमारे पास, उसके पास v वेलोसिटी है, वो रीजन में से पास करता है जिसमें उसकी वेलोसिटी जो है चेंज नहीं होती है ना, कांस्टेंट विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, v इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल देन द रीजन में हैव, ठीक है, वेर ई एंड बी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 हो जाए। पहली बात तो क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ देन रीजन ऑफ स्पेस में हैव, ठीक है, मतलब क्या क्या हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू 0 है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है ना। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू 0 होगी तो पार्टिकल जो है जैसे मूव कर रहा है वैसे ही मूव करेगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होगी, तो पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है वैसे ही मूव करेगा, मतलब ए ऑप्शन तो करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। दूसरा,
कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। हमने बोला है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है ना, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही है, मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा ही नहीं ना, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं करता, वो सिर्फ पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो हो और मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगा तो पार्टिकल डेफिनेटली एक्सेलरेट करेगा, पार्टिकल का इसमें एक्सेलरेशन जो है नॉन ज़ीरो रहेगा। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग रहेगी, पार्टिकल डेफिनेटली एक्सेलरेट करेगा या जो डी एक्सेलरेट भी कर सकता है, लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी पार्टिकल की, ये बात पक्का है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो गलत है। अब डी ऑप्शन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन ज़ीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है नॉन ज़ीरो है। अच्छा, ये बहुत ही मस्त ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो नॉन ज़ीरो है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी नॉन ज़ीरो है। अब बताओ पार्टिकल इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन कर सकता है कि नहीं? ये केस याद करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये केस याद करो, हमने एक केस कराया था जिसके अंदर जो है इस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा था और इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स आ रहा था, और दोनों एक केस ऐसा आता था दोनों Fm = Fp होता था और दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाते थे। दोनों फोर्स प्रेजेंट है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स भी है मैग्नेटिक फोर्स भी है, दोनों प्रेजेंट है। और ऐसा एक केस था जिसके अंदर ये दोनों फोर्स आपस में हो जाते थे और यहाँ पर v वेलोसिटी से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता था, वेलोसिटी सेलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहली बात क्वेश्चन में पूछा रीजन में है वो, तो यहाँ पर में है वो। ठीक है, ऐसा एक हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर जो है पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन करना था। ठीक है, आपको हर केस याद होना चाहिए तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, बिकॉज हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता है और मैं पूछा है कि नहीं? मस्ट बोला होता तो अब गलत होता, क्योंकि मस्ट जरूरी नहीं कि यही हमेशा केस होगा, दूसरे केस भी पॉसिबल हैं, लेकिन मैं बोला है तो पार्टिकल में है, स्पेस में है, तो यहाँ पर ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी और डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी डी। ठीक है, तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है जे एडवांस 2008 में आया था। यहाँ पर इस तरह से रीजन बनाया गया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रेजेंट है, ये सेकेंड रीजन है, ये फर्स्ट रीजन है और ये थर्ड रीजन है। ठीक है, ओके, वेलोसिटी इज दिस सेकेंड रीजन। ओके, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द रीजन इज L, इसका लेंथ दिया हमको L दिया गया है, चार्ज Q है, मैग्नेटिक फील्ड B है, ओके, वेलोसिटी V है, इतना कुछ दिया गया है। यहाँ बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शंस, तो यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, हमको चूज करना है। ठीक है, तो पार्टिकल मान लो यहाँ पे V वेलोसिटी से आया इस तरफ। अब क्या बोला? द पार्टिकल एंटर्स इन द रीजन थर्ड ओनली इफ द वेलोसिटी इज ग्रेटर देन QLB/m। पहली बात तो पार्टिकल यहाँ पे एंटर थर्ड रीजन में एंटर कब करेगा? जब यहाँ पर जो सपोज L की वैल्यू है, यहाँ पर देखो पार्टिकल थर्ड रीजन में कब एंटर करेगा? जब यहाँ पर थर्ड की जो L की वैल्यू है, L शुड बी लेस देन R, क्योंकि रीजन जो है R से बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जो है L की वैल्यू R से बड़ा हो गई तो पार्टिकल क्या करेगा? देखो अगर ये जो L की वैल्यू है अगर ये R से बड़ी होगी तो पार्टिकल जो है इस तरह सर्कुलर मोशन कर जाएगा, है कि नहीं? पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर जाएगा। यहाँ पर अगर R की वैल्यू कम होगी तो जो है इस तरह से हमारा केस बनेगा, ये R बनेगा, ये D बनेगा।
तो पार्टिकल जो है यहाँ पे डेविएट कर जाएगा थीटा एंगल से। ओके, तो यहाँ पर एल इज अगर लेस देन आर होगा तब हमारा पार्टिकल जो है रीजन थर्ड में जाएगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू होती है एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए हमको, वी की वैल्यू। तो वी की वैल्यू क्या आ रही है, क्यू बी एल अपॉन एम। तो वी शुड बी ग्रेटर देन क्यू बी एल अपॉन एम। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है, ठीक है, बिकॉज पार्टिकल इस रीजन में तभी जाएगा थर्ड रीजन में जब लेंथ एल की वैल्यू आर से रेडियस से कम होगी। दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, पहला अगर सही है दूसरा तो गलत ही हो जाएगा। तीसरा क्या बोला है, पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन सेकंड इज मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू एल बी बाई एम। पाथ लेंथ क्या होता है, ये हमारा पाथ लेंथ है। अब इसको हमको मैक्सिमम बनाना है, पार्टिकल यहाँ से एंटर कर रहा है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब कोई इस तरह से कुछ केस बनेगा कि पार्टिकल यहाँ से गया और जस्ट यहाँ से टर्न मार गया पार्टिकल और यहाँ पर पूरा घूम के यहाँ पर आया। तो देखो पार्टिकल ने मैक्सिमम पाथ लेंथ कवर किया, ठीक है, पार्टिकल ने क्या किया, मैक्सिमम पाथ लेंथ कवर किया। तो मैक्सिमम पाथ लेंथ के लिए क्या होगा, हमारा जो डी की वैल्यू है वो इक्वल टू आर होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, या तो जस्ट ऐसा बोल दो ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, क्योंकि आर से बड़ी होगी तभी भी पार्टिकल पूरा इस तरह से घूमेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन एम वी अपॉन क्यू बी। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगी वी की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू क्यू डी बी बाई एम। तो इक्वल टू बी वाला केस भी चलेगा, तो हमारा ये ऑप्शन भी जो है क्यू डी बी, तुम्हारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। दूसरा क्या बोला है, टाइम स्पेंड इन रीजन सेकंड इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी v एज लॉन्ग एज द पार्टिकल रिटर्न्स टू द रीजन वन। टाइम स्पेंड इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी v, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन जो है भी करेक्ट है, बिकॉज टाइम जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो टाइम स्पेंड ऑफ द पार्टिकल विल बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो डी ऑप्शन है वो ओके, जो डी ऑप्शन है हमारा वो भी करेक्ट है, मतलब हमारे इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए सी और डी है, ए सी एन डी। तो हमारे इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए सी एन डी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, हम लोग ऑलमोस्ट 15 into 16 क्वेश्चन किए, इसमें जे मेंस और जे एडवांस के क्वेश्चन भी शामिल थे। तो होप्स आपको आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो को शेयर भी कर दें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप इसके रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर भी हम डिफरेंट टॉपिक कुछ डिस्कस करेंगे। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।